डबल इंजन की गाड़ी, भाजपा संग पहाड़ी। 400 सीटें जीतने वाले 45 पे है जी। ये जनता है, सब जानती है। पाजी, आपके तमाम परिचय हैं खेल के मैदान से और राजनीति के मैदान तक। अगर इसको गिनाने लगूंगा तो लंबी फेहरिस्त हो जाएगी। सीधे मुद्दे पे लौटते हैं, चुनाव है, ज्यादा सीधे सीधे बात करते हैं। पाजी, इनका एक सबसे बड़ा परिचय वो ये है कि ये हिमाचल के बेटे हैं। लेकिन यहां पे जो चैलेंज करने आई हैं कांग्रेस की तरफ से, वो कह रही है मैं हिमाचल की बेटी हूं, प्रियंका गांधी। स्वागत है प्रियंका जी का। हिमाचल तो स्वागत करता, उन्होंने अपना घर भी बनाया है, लेकिन उनके अपने ही घर वाले, अपने भाई, उनको भारत जोड़ो यात्रा में भी नहीं जोड़ पाए। भैया जी क्या कहेंगे? भाई वो तो क्या भाई बहन की ही नहीं ध्यान कर रहे हैं। भाई बहन को नहीं जोड़ पाया तो बाकी किसको जोड़ तो आप तो सोच ही रहे होंगे कि राहुल जी आ जाते तो अच्छा होता। हम तो उनका भी स्वागत करते हैं, जहां जहां उनके चरण पड़ते हैं वहां वहां कमल खिल उठता है। तो मतलब ये चुनाव जो है मोदी जी का चेहरा या जयराम? देखिए, जयराम जी ने 5 साल हिमाचल प्रदेश में सरकार चलाई, मोदी जी ने पूरा आशीर्वाद दिया और हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट, एम्स, पीजीआई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIIT, IIM, IIT, रेलवे लाइंस, मेडिकल कॉलेजेस, ये सब करने का काम किया जो हिमाचल ने 70 साल में नहीं देखा था केंद्र की ओर से, वो 5 वर्षों में मोदी जी ने दिया है। तो जयराम जी को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मोदी सरकार का भी रहा कि वहां से बहुत सौगात भी मिली और हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा भी दिया गया। अनुराग जी, ये सवाल इसलिए भी था क्योंकि अभी सुबह मेरी बात हो रही थी विक्रमादित्य जी यानी राजा साहब के बेटे से। उन्होंने कहा कि ये जो राम राम कहते हैं, मैंने उस पर इशारा था कि जो ये राम राम कर रहे हैं, ये राम राम नहीं चलेगा यहाँ, क्योंकि असली हिंदू तो हम हैं। हमने अपने समय में काम किया है, हमने हिंदू जागरण के लिए, और जो हिंदू हित की बात है वो सबसे ज्यादा तो हमने की है। ये राम राम इनका यहाँ नहीं चलना इस बार। कांग्रेस को चुनाव आते ही जनेऊ याद आ जाता है, राम मंदिर याद आ जाते हैं, लेकिन राम मंदिर का विरोध वो खुले में करते हैं। और यही नहीं, मैं अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को मंदिर बनाने, राम मंदिर का मुद्दा हमने लिया था, पूरा करके दिया, धारा 370-35 से कहा हटा कर दिया है। और यही नहीं, सोमनाथ मंदिर का दिव्य और भव्य स्वरूप दिया, काशी विश्वनाथ को दिव्य और भव्य बनाने का काम किया, केदारनाथ धाम को भी दिव्य और भव्य बनाने का किया, और रामलला की जन्मभूमि को अयोध्या धाम अगले साल बना के पूरी कर देंगे। वो तो कह रहे हैं हम सच्चे हिंदू हैं। हम आस्था का केंद्र भी है और अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने का काम भी किया। कांग्रेस ने तो भारत को तोड़ने का काम किया, जहां टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं, वहीं पर राम मंदिर ना बने इसके लिए हर संभव प्रयास कांग्रेस ने किया। तो अपनी सरकारों में क्यों नहीं कर पाए? हमने कैसे आके कर दिया? हमने 370-35 से कैसे धारा खत्म की? ये नेहरू जी का ब्लंडर था जी, जिसके कारण 40,000 लोगों की जान चले गई। और वो कह रहे हैं इतिहास आप नहीं ढंग से पढ़ते हैं। वो कांग्रेस वाले ने कहा इतिहास आप ढंग से नहीं। हम इतिहास पढ़ते भी हैं, इतिहास गढ़ते भी हैं, और जो खराब निर्णय उन्होंने लिए थे हमने बदलने का काम किया और जम्मू कश्मीर को विकास की राह पर लाने का काम किया। जहां जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराने पर भी मुझे जेल कर दी जाती थी, वहीं आज हर घर तिरंगा लहराया जाता है। ये नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। चुनाव हो और धूमिल जी की याद ना हो तो ये तो संभव ही नहीं है। आप सुपुत्र भी हैं, वो मुख्यमंत्री रहे। अब सवाल ये है कि वो सड़क वाले, बिजली वाले मुख्यमंत्री के नाम से जाने जा रहे हैं, लेकिन अब ये जो मौजूदा सरकार, इसको आप कैसे कहेंगे, इसको कैसे आंकेंगे जयराम जी को? क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है 5 काम गिना दीजिए, बड़े 5 काम गिना दीजिए, आक्रमण कर रहा है। देखिए, 5 से ज्यादा 50 काम भी गिना सकता हूँ, और जयराम जी ने बहुत शानदार काम हिमाचल प्रदेश में किया है। आप कुल मिलाकर देखें, अगर मोदी जी ने आयुष्मान भारत दी, जयराम जी ने हिमकेयर योजना प्रदेश में दी, हमने केंद्र से उज्ज्वला योजना लाई, हमने यहाँ पर मुख्यमंत्री गृहिणी योजना लेकर आए, और अगर केंद्र ने अन्न योजना चलाई तो यहाँ पे भी 500 करोड़ रुपया खर्च करके अन्न के अलावा दाल और हमने तेल भी देने का काम किया। इसी तरह से अगर केंद्र ने एक बड़ा प्रोजेक्ट किया तो दूसरा हिमाचल की सरकार ने अपने आप किया है। तो डबल इंजन की सरकार की जब हम ताकत कहते हैं, तो ये जो मैं प्रोजेक्ट आपको गिनाता हूँ, ये विकास की रफ्तार है, फिर भाजपा सरकार है। और आप देख लीजिएगा, ये डबल इंजन की गाड़ी, भाजपा संग पहाड़ी, ये होकर है। क्या बात है, डबल इंजन की गाड़ी, भाजपा संग पहाड़ी। पाजी, इसका बड़े मायने हैं क्योंकि 2 हिस्से में है हिमाचल, एक ऊपर पहाड़ वाला और नीचे वाला, और ये नारा यूं ही नहीं इन्होंने दिया है, बहुत मायने हैं। लेकिन सवाल ये है कि
विपक्ष जो है बार बार आपको कह रहा है कि कर्ज कर्ज कर्ज, और दूसरा कह रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम। ये कैसे होगा, इससे कैसे निपटेंगे? देखिए, हिमाचल प्रदेश ने 60 साल से ज़्यादा की उम्र के वाले अपने भाई और बहनों के लिए पेंशन की योजना दी ताकि उनको बुढ़ापे में भी सहारा मिल सके। सहारा योजना दी ताकि कोई इस हालत में हो जिसका कोई सहारा नहीं, हमारी सरकार सहारा बने, उसको अन्न की कोई कमी ना आए, गैस की कोई कमी ना आए। हमने वो सब करने का काम किया, नल से जल देने का काम किया। इसलिए सहारा बनकर भी हम लोग प्रदेश में रहे और आगे भी सहारा बन के ही चलने वाले हैं। और जो कांग्रेस की बात है, कांग्रेस पे तो लोग विश्वास ही नहीं करते। जिनके अपने नेता बेल पर हों, केंद्र और प्रदेश वाले भ्रष्टाचार में डूबे हों, वो क्या करेंगे? जिस कांग्रेस ने 2012 में हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी देने की बात कही थी, वो 5 साल में 50,000 नौकरी भी नहीं दे पाई, तो आप क्या कहेंगे? वो कैसे? कांग्रेस ने कहा था हम कर्जा मुक्त करेंगे किसान को, वो 5 राज्यों में कुछ नहीं कर पाए। पंजाब से छुट्टी होगी, बाकी 4 में होने वाली है। वो ये कहते हैं कि आप डराते हैं सीबीआई का और आप कहते हैं ईडी का। आज विक्रमादित्य भी कह रहे थे आप डरा, इसीलिए मेरी मां ने कहा था कि 25 साल कांग्रेस नहीं आएगी, क्योंकि वो आप डराते हैं इसी वजह से। आखिरकार किसी ने कोई कर्म ऐसे ना किए हों, कोई भ्रष्टाचार ना किया हो, तो उसको सीबीआई ईडी से क्या डरना जी? ये तो सरकारी एजेंसीज नहीं, ये तो जांच एजेंसीज हैं जो जांच करती हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, स्वतंत्र हैं। और अगर हमने भ्रष्टाचार मुक्त देश करने की बात कही तो इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। और जनता से वायदा था जी, कोर्ट से इनको रिलीफ कहाँ मिल पाई? आखिरकार ये होते तो जेल क्यों जाते, या इनको बेल पे क्यों होते? भ्रष्टाचार किया तभी है। भाजी, बात हो अगर अनुराग जी की और हिमाचल में हो रही हो, तो निश्चित तौर से हिमाचल के बेटे हैं तो बातचीत तो आएगी उस सामने। इस बार आप भावुक हुए, बाकायदा भावुक हुए, और आंखों से आंसू भी आया, और जबान और लड़खड़ाया तो नहीं शब्द इस्तेमाल करूंगा, लेकिन ये कह सकता हूं गला भर गया। जब आप पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उभर कर यहाँ तक पहुंचे हों, और आपने देखा हो कि 2017 के चुनाव के बाद 5 वर्षों में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने विधानसभा को सींचने का काम किया, संगठन को मजबूत करने का काम किया, और वो फिर एक बार लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, फिर किला फतेह करने के लिए तैयार है, फिर मैदान फतेह करने के लिए तैयार है, फिर कमल खिलाने के लिए तैयार है, तो उनकी उन भावनाओं को, उनको जोश को देख के आप भावुक हो ही जाओगे। और ये कार्यकर्ताओं की ही पार्टी है, कार्यकर्ता ही इसको खड़ा करते हैं। और धूमल जी ने कार्यकर्ता के रूप में जब 2017 से 2022 में एक पूर्व प्रत्याशी के रूप में विधानसभा को सींचा, मैं देखा कार्यकर्ताओं को जमीन में काम करते हुए, और कितनी ताकत के साथ उस दिन उत्साह में लड़ने के लिए तैयार थे। उसने मुझे बहुत भावुक कर दिया कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसके बाद दुनिया के सर्वाधिक सदस्य भी हैं, सर्वाधिक कार्यकर्ता भी हैं, सर्वाधिक MP, MLA और बाकी चुने प्रतिनिधि भी हैं, सर्वाधिक सरकारें भी हैं, और सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भी दुनिया का जिस पार्टी के पास है। तो आप थोड़े से इमोशनल तो हो ही जाएंगे, भावुक हो जाएंगे, क्योंकि कार्यकर्ता जब ऐसे हों तो निश्चित तौर से। लेकिन धूमल जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो कुछ फर्क पड़ेगा? धूमल जी ने आज से लगभग 2-3 महीने पहले ही पत्र लिखकर दे दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी के जो नियम हैं, आयु के हों या बाकी, उसके चलते वो चुनाव नहीं लड़ रहे। और एक कार्यकर्ता के रूप में वो पहले भी काम करते रहे, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और पार्टी ने उनके नेतृत्व में 3 बार यहाँ पर सरकारें, 2 बार तो मुख्यमंत्री बने, तीसरी बार 2017 में हमारी सरकार बनी। तो ये अपने आप में दिखाता है कि बहुत बड़ा योगदान उनका संगठन को मजबूत करने में और सरकारें बनाने में रहा है, और आगे भी उनके आशीर्वाद से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। एक समीकरण बनती है, और वो ये बनती है चुनाव के समय में, आप सबसे बड़ी पार्टी विश्व की, और कांग्रेस कहती है मैं सबसे पुरानी पार्टी देश की। एक तीसरी पार्टी भी आई है, वो कह रही है कि मेरी जो पार्टी है वो सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी है, उसका जंप बहुत तेज है। इक्वेशन को कैसे आप सरल करेंगे? मैं तो इतना ही कहूंगा, सबसे तेजी से भ्रष्टाचार करने वाली आम आदमी पार्टी, सबसे फर्जी पार्टी आम आदमी पार्टी, सत्ता में बड़े वायदे करके मुकरने वाली आम आदमी पार्टी, शिक्षा मंत्री बना के शराब घोटाला करने वाली आम आदमी पार्टी, पंजाब और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप देकर जेल में और एक को इस्तीफा होने वाली आम आदमी पार्टी। यही उनकी रफ्तार है, भ्रष्टाचार से मालामाल है। वो कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा घबराए हैं, अनस्टेबल हुए हैं, गुजरात में भी हो रहे हैं और यहाँ भी। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी प्रदेश के अध्यक्ष, महामंत्री, महिला मोर्चा अध्यक्ष, युवा, IT सारे अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, फर्जीवाल जी को छोड़ गए। और और आप ये अच्छा बताइए, आप फर्जीवाल क्यों कहते हैं? मुख्यमंत्री हैं, गरिमा तो रखनी चाहिए। जो फर्जी बातें करने वाले होंगे उनको फर्जी बोलेंगे, और क्या करेंगे आप? देखिए, मैं इसलिए सब कह रहा हूं, उनके ही फर्जी बातों से लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं। पंजाब में 4 महीनों में कानून व्यवस्था इतनी चरमरा गई कि 70 लोगों की वहां पर हत्या कर दी गई। गैंग्स जेल से चल रही हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। आतंकवादियों के परिवारों के घरों में जाकर अरविंद केजरीवाल जी चुनाव के समय रहते हैं। जो खालिस्तान का एजेंडा चलाते हैं उनके साथ उनके लोगों की तस्वीरें आती हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। अपने आप में दिखाता है कि उनका एजेंडा क्या है। ये अर्बन नक्सल जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये अराजकता का प्रतीक चिन्ह अरविंद केजरीवाल जी हैं। ये अराजक केजरीवाल भी कहा जाए तो भी कम नहीं होगा। मैं इसलिए कहता हूं और बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं कि ये जो मुख्यमंत्री बन के धरने पर बैठ जाएं, हर चीज का विरोध करें, पहले आपके नेता हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपशब्द बोलें, आप मौलानाओं को 18,000 रुपये साल का दें लेकिन पुजारियों को, ग्रंथियों को और पादरियों को कुछ ना दें, और फिर कहीं नोट पर फोटो लगा दें, तो ये अपने आप में दिखाता है कि कितने फर्जी हैं जी। ये वे फर्जी हैं, और मैं बार बार कहूंगा ये फर्जी सबसे बड़े फर्जी हैं। चुनाव में अक्सर ये भाषा इस्तेमाल होती है, आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चुनाव की नहीं जी, हाँ जी, ये ठप्पा लग गया जी फर्जी का। और मैं एक के बाद दूसरा उदाहरण देके आपको बता रहा हूं। और जो व्यक्ति मुख्यमंत्री 8 साल बने, एक फाइल साइन ना करे और अपने साथी मंत्रियों को जेल जाने के लिए मजबूर कर दे, इस्तीफे देने के लिए मजबूर करे, वो फर्जी किसी और के साथ तो क्या, अपने सहयोगियों के साथ भी है। उनको धोखे में रख के उनसे साइन कराता है, खुद फाइल साइन नहीं करता है, क्योंकि भ्रष्टाचार में कहीं जेल उनको ना जाना पड़े, बाकी सभी की बलि दे दे। आप एक तरफ ये आंकड़ा दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा के नजदीक एकदम दस्तक दे रहे हैं। अरे राष्ट्रीय पार्टी कोई भी बने जी, क्या फर्क पड़ता है? आप सबसे पुराने राजनीतिक दल की बात करते थे, जो सबसे बड़ी कभी पार्टी होती थी 400 सीटें जीतने वाले, 45 पे है जी। ये जनता है, सब जानती है, और ऐसे फर्जी बातें करने वालों को तो पूरी तरह से बेनकाब करती है। डबल इंजन की गाड़ी हिमाचल में लौटते हैं। बेरोजगारी को लेकर बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। तमाम युवा आते हैं, 2 लाख के करीब वोटर है 18 साल से ऊपर का। अनुराग युवा नेता है, कैसे उनको बताना चाहेंगे? देखिए, हमने सरकार में भी सरकारी नौकरियां भी बहुत दी, रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी बहुत खड़े किए। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हो या केंद्र की मुद्रा योजना हो, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया योजना, इससे बहुत सारे लोगों ने लाभ उठाया है। अगर आप ईपीएफओ का आंकड़ा भी देखेंगे, उसमें भी लगातार रोजगार के अवसर बढ़े। अभी हमने मेडिकल डिवाइस पार्क और बल ड्रग पार्क हिमाचल के लिए लिया है। इन दोनों में कुल मिलाकर 20,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आएगा और लगभग 30 से 35,000 लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। ये बहुत बड़ा कदम मोदी सरकार का है, जो बहुत बड़ा योगदान हिमाचल प्रदेश के लिए। मैं तो इतना ही कहूंगा, ऐसे बहुत सारे निवेश हम हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट क्षेत्र में भी ला रहे हैं और पर्यटन को बढ़ावा देने का काम भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो रोजगार और स्वरोजगार की बात है, वो हमने बहुत सारे अवसर दिए भी हैं, आगे भी देंगे। ये निरंतर प्रक्रिया है और हम आगे भी जारी रखने वाले हैं। बेरोजगारी दर को कम करेंगे। लोग कह रहे हैं रेवड़ी बांटना है, इस रेवड़ी बांटने हैं। आपके पार्टी कहती ना ये राहत है, दूसरे लोग कहते हैं ये रेवड़ी है। आप दूसरों के जो वो बात कहते हैं कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम या यूनिट्स बढ़ा देंगे, फ्री बिजली के या पानी फ्री देंगे, आप उनको रेवड़ी कहते हैं। देखिए, ऐसा है कि जब आपदा का समय था, मुफ्त वैक्सीन देना, रेवड़ी नहीं, जान बचाने का काम किया महामारी से। सहमत। भूखमरी से बचाने के लिए 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक अनाज दिया, क्योंकि आज भी पटरी पर गाड़ी आए और लोग अच्छी तरह से जी सकें, उसके लिए पूरी मदद की है। दुनिया भर के देशों में अगर आप देखें तो सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई है, यानी कि रोक लगी है, जिसके कारण गाड़ी भी कोई 8 महीने बाद मिलती है, कोई 6 महीने, कोई साल के बाद मिल रही है। पेपर नहीं मिल पा रहा, अखबारों के लिए भी तो उसके भी दाम बढ़ गए। ऐसा बहुत सारे क्षेत्रों में उसका प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण दुनिया भर में रोजगार के अवसर कम हुए। लेकिन हिंदुस्तान में हमने, आप ईपीएफओ का आंकड़ा देखेंगे तो लाखों लोगों को रोजगार मिला। सरकारी नौकरियां 10 लाख मोदी सरकार दे रही है, 75,226 हमने कुछ दिन पहले दे भी दी और अगले महीने भी हम करने वाले हैं। एक तो सरकारी क्षेत्र वो हो गया। प्राइवेट क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बल दिया। रक्षा का क्षेत्र हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, ऐसे 13 और क्षेत्र हैं जहां प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
और मोबाइल फ़ोन जो कल तक दुनिया से हम लाते थे, आज दुनिया को देने का काम किया। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े आयात करने वाले थे, आज दुनिया के दूसरे सबसे बड़े निर्माता बने हैं। 100 करोड़ मोबाइल हमने दुनिया को दिए। हथियार हम आयात करते थे, आज 20,000 करोड़ से ज़्यादा के निर्यात करने का काम किया है। ये बदलते भारत की तस्वीर है, एक नए भारत की तस्वीर है जो आत्मनिर्भर भारत के रास्ते से और सशक्त होता चला जा रहा है। और ये भारत उस दिशा में चला है जहां राष्ट्रपति पुतिन भी उनकी चर्चा और प्रशंसा करता है प्रधानमंत्री मोदी की, तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी कहते हैं कि कोविड के समय दुनिया को राह दिखाई तो मोदी ने दिखाई। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत की एक नई पहचान, एक नई ताकत के रूप में उभर रहा है। आज हम सब इस देश को मजबूत करना है, तो लगातार मोदी जी के नेतृत्व में सरकारें बनाकर देश को हम आगे बढ़ाएंगे और भारत को फिर महान बनाएंगे। कांग्रेस कहती है कि भाई ठीक है, मोदी जी का चेहरा है, मैं उनका सम्मान कर रहे हैं, आज ही बोले, लेकिन ये चुनाव मोदी जी का तो नहीं है, ये तो जयराम जी का है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ही नेता मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। 140 करोड़ लोगों ने उनको चुना है। हिमाचल प्रदेश की जनता मोदी जी को अपने घर परिवार का मानती है और मोदी जी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं। इसलिए कोई कारण नहीं कि आप इसको दो अलग अलग रूप में देखेंगे। वो भी एक संगठन के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ तक आए हैं। और कोई भी चुनाव हो किसी भी राज्य में, मोदी जी से जितना समय मांगते हैं उतना वो देते भी हैं। एक प्रधानमंत्री की बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, उसके बावजूद उन्होंने मंडी की रैली, बिलासपुर की रैली, ऊना और चंबा की रैली को संबोधित किया। और आप लोकप्रियता देख सकते हैं कितना उनको अभूतपूर्व समर्थन वहां पे मिलता है। इसलिए चारों की चारों लोकसभा सीटें भी हम लगभग 4-4 लाख मतों से जीतने का हमने काम किया है। मुख्यमंत्री का चेहरा जयराम जी या कोई और? देखिए, आज भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं, उनके नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जयराम जी मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो अनुराग ठाकुर इसमें बात कहे एक कार्यकर्ता के रूप में, वो ना मेरा अधिकार है, ना मेरी वो काबिलियत है, ना मुझे कुछ इस पे कहना चाहिए। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है तो हम सबके लिए तो मान्य है, उसी पे चलेंगे, सब लोग चलेंगे जी। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और एक कार्यकर्ता के रूप में हिमाचल से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। हम सबको ये जिताकर मोदी जी और नड्डा जी की झोली में चुनाव डालना है जी। तो अनुराग जी कहाँ पे मुख्य अगला, या ये मान लें कि अब हम हिमाचल की राजनीति नहीं, अब हम देश की राजनीति में? देखिए, मैं हिमाचल से चौथी बार सांसद हूँ, चौथी बार लोकसभा का सांसद हिमाचल से ही हूँ। मोदी सरकार में सबसे कम उम्र में हिमाचल से किसी को कभी भी कैबिनेट मंत्री बनने का अवसर मिला, मुझे मिला। बड़े बड़े विभाग दिए गए। आभारी हूँ मोदी जी ने अपने हाथ काम करने का और सीखने का अवसर भी दिया, और देश के विकास में थोड़ी सी आहुति योगदान मेरा हो, इससे बड़ा सौभाग्य हिमाचल के लिए और क्या है। ये हिमाचल के छोकरे को मोदी जी ने जो आगे बढ़ाने का काम किया है, वो तो हिमाचल की जनता उनका आभार प्रकट करती है और मैं तो सदा उनका ऋणी रहूंगा। भाजी, ये तो बात हो गई बड़ी गंभीर वाली बात, लेकिन भैया जी वाला अभी मामला नहीं आया। मैं अब शुरू होता हूँ भैया जी वाले में। मुझे एक बात बताइए कि एक पैर आपका यहाँ रहता है, दिल्ली में रहता है, तमाम प्रदेशों में घूमते रहते हैं, फिर चुनाव की भी जिम्मेदारी, अभी आप प्रभारी थे उत्तर प्रदेश के, मैं वहां देख रहा था, तो आप हिमाचल आ गया, फिर गुजरात में दिखेंगे, कैसे रिलैक्स करते हैं? मैं देख रहा था करवा चौथ वाले दिन आप यहाँ थे, तो फिर कैसे थे? करवा चौथ वाले दिन मैं सारा दिन यहाँ पे था और शाम को अपनी धर्मपत्नी के साथ एक सफर हम सफर के साथ कर्तव्य पथ पर कर रहा था। और देश का कोई भी नागरिक अगर दिल्ली आए तो सेंट्रल विस्टा को जरूर देखे, कर्तव्य पथ को जरूर देखे। मोदी जी ने न केवल सोच बदली है, उसकी नया स्वरूप देने का काम भी किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की केवल प्रतिमा नहीं लगाई, भारत को किस दिशा में आगे बढ़ना है ये भी बताया है। और मैं तो यही कहूँगा, मैं तो यहाँ सुबह आता हूँ, कई बार सुबह 4 बजे 5 बजे चल के, और रात को फिर यहाँ से कई बार जाता हूँ और देश के अगले हिस्से में कहीं होता पहुँच जाते हैं। 3-4 घंटे सोने की आदत पड़ेगी। जब देश के प्रधानमंत्री ही इतना कम सोकर इतना काम करते तो हम सबको तो करना ही चाहिए। जब प्रधानमंत्री इतने समर्पित हैं तो कोई कारण नहीं कि उनकी टीम के सदस्य उतने समर्पित ना हो। हाउ यू रिलैक्स योरसेल्फ? आप अपने को कैसे थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं? जनता के बीच में आकर, जनता के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है, जब कोई बूढ़ी माँ सिर पर हाथ फेर देती है, कोई नौजवान गले लगाकर हाथ मिलाकर अभिनंदन करता है, तो मुझे लगता है आपको वो एक ऊर्जा मिलती है जो शायद आपको कोई और नहीं दे सकता। और दूसरा, देवभूमि है, कभी मंदिर में, कभी पूजा स्थल पर आपको बैठने का अवसर मिले तो आपको एक बहुत बड़ी शक्ति मिलती है जी। और मैंने बहुत ही अनुभव किया है, जब आपके साथ कुछ ना हो, आप कुछ समय ऐसे स्थान पर बताएं
जो आपको ईश्वर के साथ जोड़ सके, वो आपको सही रास्ता भी दिखाता है और शक्ति भी प्रदान करता है। अच्छा, मेच्योरिटी का लेवल अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैंने पूछा था सवाल, हाउ यू रिलैक्स योरसेल्फ, तो गाना वाना गाड़ी में सुन लेते हैं कभी कभी जब मन में आता है? बिल्कुल जी, गाना में बहुत, मैं संगीत प्रेमी भी हूँ, गाड़ी चलाता भी हूँ, मुझे गाड़ी चलाने का बहुत शौक है, ट्रैवलिंग करने का बहुत शौक है, और मुझे लगता है ये सब आपके यहाँ पर होता है। दिमाग, बिल्कुल। मैं खिलाड़ी था तो मैं कभी स्किल से ज्यादा मेंटल टफनेस पे काम होता था कि आप यहाँ से कितनी प्लानिंग करते हो, एग्जीक्यूशन करते हो, मेंटली टफ कितना हो। राजनीति में भी आप अगर यहाँ से टफ है तो बहुत कुछ आपका हो जाता है, क्योंकि सारे दांव पे झेल लेंगे। आपने अगर ये सोच लिया कि आप थकने वाले हो, बहुत सफर करना पड़े, तो आप थक ही जाओगे। अगर आपके मन में वो ख्याल ही नहीं आता तो आप कभी थक नहीं सकते। और मेरे दिलो दिमाग पे कभी थकावट का कोई नामो निशान नहीं आता। कभी आपको चेहरे पर दिखती होगी, लेकिन यहाँ पर कभी नहीं होती है। नहीं, आपका चेहरा तो, चेहरे पे तो मैं बात ही नहीं, मैंने पहले ही कह दिया था, लंबी फेस है। अगर आप यहाँ ना होते तो फिल्म में होते। ना आप मुझे कोई क्या काम करवाते हैं, मुझसे कैमरामैन बनवाते या मुझे कोई हीरो बनवाते, लाइट वाला काम नहीं, हीरो बनवाते। मुझे लगता है जनता के दिलों में बसना, जनता का हीरो बनना सबसे ज्यादा है। बड़े पर्दे का काम हमारा नहीं, हम जनता के दिलों पे ही बसे रहें, चमकते रहें, वो चुनते रहें, इससे बड़ी दुआ हम और क्या मांगे। गाना कौन सा गुनगुना लेते हैं जो फेवरेट है? मत पूछिए। एक कोई गाना गुनगुना दीजिए। बहुत सारे गाने हैं। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जी मेरे बहुत फेवरेट दो सिंगर्स हैं। और लता जी का तो मैं इसलिए भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि क्रिकेट के साथ उनका एक ऐसा नाता है, बहुत क्रिकेट प्रेमी थे। 83 का वर्ल्ड कप हम जीते, बीसीसीआई के पास पैसा नहीं, तो लता जी ने नाइट करके, राज सिंह डूंगरपुर जी के कहने पे उन्होंने नाइट का आयोजन किया। जो पैसा इकट्ठा वो टीम इंडिया को दिया गया। तो ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ऐसे गानों से लेकर बचना। भैया जी कहीं ना आगे बहुत मेरे जिंदगी का सबसे सीरियस इंटरव्यू हुआ है, लेकिन मुझे मालूम है छेड़ तो वो वहां जाएंगे और छोड़ेंगे वो वहां जहां हंसी होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य की। जय हो, थैंक यू सो मच। डबल इंजन की गाड़ी, भाजपा संघ पहाड़ी, 400 सीटें जीतने वाले 45 पे है जी। ये जनता है, सब जानती है।